हम्म, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से, क्लोज लूप वेरिएबल स्पीड डीसी ड्राइव। लास्ट क्लास में अपन ने इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डीसी ड्राइव, इनर करंट लूप और आउटर स्पीड लूप, यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायनेमिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर्स, डायनेमिक इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्लोज लूप ड्राइव की मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग मीन्स हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली जो डीसी ड्राइव आर वाइडली यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग एडजस्टेबल स्पीड एंड गुड रेगुलेशन। जहाँ पर भी हमें स्पीड की जो रेगुलेशन है अच्छा चाहिए, वहाँ पर हम जनरली डीसी ड्राइव को काम में लेते हैं। और बात करें क्लोज लूप वेरिएबल स्पीड डीसी ड्राइव की, तो बेसिकली क्लोज लूप में क्या कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ये आपकी डीसी ड्राइव है ना, ये आपकी डीसी ड्राइव है। और ये जो सर्किट है, इट में भी एक कन्वर्टर और है चॉपर, कोई भी एक सर्किट हो सकता है। और अगर हमारा ओपन लूप सिस्टम है तो यहाँ पर हम फिर जो स्पीड है उसको सेंस नहीं कर रहे। पर अगर क्लोज लूप तो सिस्टम है, हाँ जी, डायग्राम शो नहीं हो रहा सर। क्या नहीं हो रहा? सर आपको पता है डायग्राम शो नहीं हो रहा, मतलब ये पीडीएफ शो हो रही है आपको, जो स्क्रीन शो हो रही सबको हो होगी? रही है, हाँ तो पहले नहीं उसमें हो रही थी सर। अब हो रही है। यस सर। हाँ, तो इसमें बेटा जो ये सर्किट है, इस सर्किट में आप देख रहे होंगे कि डीसी मोटर है। इस डीसी मोटर के साथ ये कन्वर्टर लगा हुआ है, आइदर इट में भी एक कन्वर्टर और एक चॉपर। अगर ये ओपन लूप सिस्टम होता तो क्या होता कि यहाँ से आपके फायरिंग पल्सेस को जाती और ये स्पीड यहाँ पर आ जाती। पर अगर ये क्लोज लूप सिस्टम है तो हम इसमें स्पीड का जो फीडबैक है, जो वो टेकोमीटर के थ्रू स्पीड का फीडबैक वापस हम इनपुट में दे रहे हैं। और इनपुट में जो भी हम ये स्पीड का फीडबैक सिग्नल दे रहे हैं, ये स्पीड कंट्रोलर के थ्रू प्रोसेस होकर फायरिंग सर्किट को कंट्रोल कर रहा है कि फायरिंग पल्सेस किस टाइप से जनरेट की जाए ताकि स्पीड में जो एरर है वो एरर कम से कम हो। तो बेसिकली स्पीड की एरर, यानी हम जो डिजायरेबल स्पीड चाह रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आपकी स्पीड फ्लक्चुएट करती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्लोज लूप सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम में क्या है, आपको क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक लेना है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा फायरिंग सर्किट कंट्रोल हो रहा है। तो बेसिकली हम बात करें ट्रिगरिंग या फायरिंग सर्किट की, इसमें अगर आप देखें द ट्रेन, बेसिकली फायरिंग सर्किट या ट्रिगरिंग सर्किट का काम क्या है, इट जनरेट द पल्सेस फॉर द आइदर फॉर द कन्वर्टर और द फॉर द चॉपर, है ना, जो फायरिंग पल्सेस जनरेट करता है। The train of pulses generated by the triggering circuit. Several types of triggering circuit is used in practice. However, in closed loop DC drive, the study will be limited here to their function, which can be defined as in the given figure. Basically, हमें यहाँ पर ट्रिगरिंग सर्किट किस टाइप की पल्सेस जनरेट हो रही है, हमें सिर्फ फंक्शन पे, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने इस ट्रिगरिंग सर्किट को सिग्नल दिया y, तो जो यहाँ से ट्रिगरिंग पल्सेस जनरेट हो रही है, इट इज द फंक्शन ऑफ y, इट इज द फंक्शन ऑफ y। द फायरिंग सर्किट जनरेटेड ट्रेन ऑफ पल्सेस whose डिले एंगल अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल y। तो बेसिकली ट्रिगरिंग सर्किट का काम क्या है, ट्रिगरिंग सर्किट का जो काम है, it generate the pulses, it generates the firing pulses which is the function of the y। ये हमें इतना सा समझना है कि ट्रिगरिंग सर्किट या फायरिंग पल्सेस जो जनरेट हो रही है, इट इज द फंक्शन ऑफ द गिवन इनपुट टू द ट्रिगरिंग सर्किट। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं ट्रिगरिंग सर्किट को, उसका उसका फंक्शन है। ठीक है, अब हमें यार हमारा यहाँ पर जो मोटिव ये नहीं है कि ट्रिगरिंग सर्किट डिटेल में स्टडी करना है, हमें सिर्फ यहाँ ये देखना है कि जो ट्रिगरिंग सर्किट जो पल्सेस जनरेट कर रही है, इट इज द फंक्शन ऑफ वाई, इनपुट सिग्नल के। यस, अब इसकी बात करें कंपोनेंट की, है ना, हम जो हमारा जो मोटिव है वो है क्लोज लूप डीसी ड्राइव। तो उसमें हम बेसिकली क्या क्या हो सकता है, ये जो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो ये फिगर दे रखा है, जो ब्लॉक डायग्राम दे रखे हैं, इट रिप्रेजेंट द
मोटर लोड सिस्टम, इट रिप्रेजेंट द डीसी मोटर लोड सिस्टम, जिसमें ये स्पीड का जो फीडबैक है ये इनर एक तरह से कंट्रोल लूप है जो मोटर को वापस दे रहे हैं। तो ये तो हो गया मोटर का आपके इनर करंट कंट्रोल लूप या इनर लूप, और ये मोटर लोड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से स्पीड का फीडबैक, अगर हम स्पीड का फीडबैक टेकोमीटर के थ्रू ले रहे हैं तो ये स्पीड का फीडबैक आपके कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है वाई डैश विच इज कंपेयर विद द रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस सेटिंग से कंपेयर होकर ये आगे आपके ब्लॉक एफ वाई को जा रहा है, जहाँ पर ये एक तरह से एम्पलीफाई होकर फायरिंग सर्किट को जा रहा है। यानी यहाँ से जो सिग्नल है वो फायरिंग सर्किट को जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपके फायरिंग पल्सेस जनरेट होकर आपके कंट्रोल रेक्टिफायर या चॉपर को जा रही है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्पीड का भी फीडबैक ले रखा है, यहाँ से वोल्टेज का भी फीडबैक ले रखा है, आर्मेचर वोल्टेज का, और यहाँ से करंट का भी फीडबैक ले रखा है। बेसिकली यहाँ इस डायग्राम में आपको तीन तरह के फीडबैक दिखाए हैं। बेसिकली है तीनों ही आपके स्पीड का फीडबैक। अगर हम बात करें आपने V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए पढ़ा है ना, तो V इज इक्वल टू आई ए आर ए में अगर आप आई ए आर ए ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दें, अगर ये माने कि आई ए आर ए ड्रॉप नेग्लेक्ट है तो V इज इक्वल टू आई ए आर ए अगर आपके नेग्लेक्ट कर लेते हैं, अगर जीरो मान लेते हैं, V इज इक्वल टू ई, तो E इज इक्वल टू के ई फाई ओमेगा एम। अगर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है तो फाई कांस्टेंट है। कहने का मतलब आपके V इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड और स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द V। यानी अगर हम यहाँ पर अगर टेकोमीटर के थ्रू सिग्नल ना लें, टेकोमीटर के थ्रू अगर हम ये रेफरेंस सिग्नल ना, ये आपके फीडबैक ना लें क्योंकि कॉस्टली पड़ता है सिस्टम, तो हम यहाँ से वोल्टेज के सिग्नल को अप्रोक्सीमेट मानते हुए भी आपको जो है उसका स्पीड के अकॉर्डिंग उसको स्पीड का फीडबैक मान सकते हैं। सिमिलरली अगर आप V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए में अगर आप आई ए आर ए वाला पोर्शन भी कंसिडर करना चाहें तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए, और हम ये कह सकते हैं V माइनस आई ए आर ए इज इक्वल टू ई, यानी स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द V माइनस आई ए आर ए। तो यहाँ से हमने ये करंट का फीडबैक लेकर अगर वोल्टेज में ऐड कर देते हैं तो भी हम ये मान सकते हैं कि ये फीडबैक किसका है, स्पीड का फीडबैक है। तो बेसिकली ये जो डायग्राम दिखा रखा है, ये डायग्राम एक जनरल डायग्राम है जिसमें ये बताया है कि एक तो होता है रेफरेंस सिग्नल। अगर इसका हम कंपोनेंट की बात करें, टू टाइप्स ऑफ सिग्नल आर देयर। एक तो रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस सेटिंग हम अपने अकॉर्डिंग जो है बेस स्पीड या रेफरेंस स्पीड के अकॉर्डिंग रेफरेंस सिग्नल सेट करते हैं। दिस इज ए वोल्टेज ड्राइव फ्रॉम एसी सप्लाई और फॉर डीसी सप्लाई इन केस ऑफ चॉपर इट इज प्रीसेट, है ना, और एट सम वैल्यू एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर ऑपरेशन। हमेशा ये कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं रेफरेंस सेटिंग, जो है ना। दूसरा है फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल, दीज सिग्नल आर प्रोपोर्शनल टू द मोटर स्पीड, वोल्टेज और करंट। फीडबैक सिग्नल आपके या तो मोटर की स्पीड हो सकती है, फीडबैक सिग्नल आपके वोल्टेज हो सकता है, फीडबैक सिग्नल आपके करंट हो सकता है। तो तीन तरह के फीडबैक सिग्नल यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसके बाद इसके अगर डायग्राम की बात करें, इसमें बात करें तो एक कन्वर्टर, जो आपके कन्वर्टर आपके आइदर है रेक्टिफायर और चॉपर विथ और विदाउट फ्यूलिंग डायोड, पावर सेक्शन हो सकता है। उसके अलावा मोटर लोड सिस्टम, ये वाला जो पोर्शन है इट इज अ मोटर लोड सिस्टम। और तीसरा है कंट्रोल सेक्शन, जिसमें आपके ट्रिगरिंग सर्किट आ गया, फायरिंग सर्किट आ गया। उसके अलावा मीन्स ऑफ सेंसिंग स्पीड, वोल्टेज और करंट, यहाँ पर जो स्पीड, वोल्टेज या करंट को हम सेंस कर रहे हैं। और उसके अलावा रेफरेंस कंपैरिजन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट, है ना। ये जो एफ वाई, एफ वी, एफ सी या एफ डब्ल्यू दिखा रखा है, दीज आर द सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। इट मे बी एन एम्पलीफायर, क्योंकि आपके सिग्नल तो स्मॉल है, तो एम्पलीफाई करके हम आगे प्रोसीड करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो आपके ये जो ब्लॉक्स हैं इट इज द सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट और अदर सिग्नल प्रोसेसर, कोई सा भी सिग्नल प्रोसेसर यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज द जनरल ब्लॉक डायग्राम फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऑफ द डीसी ड्राइव। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब हमें क्या करना है, इस क्लोज लूप सिस्टम की हमें मॉडलिंग करनी है। चलिए एक टॉपिक और है, इससे पहले स्पीड कंट्रोल, है ना। स्पीड कंट्रोल के लिए दो तीन डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख रखी है, उसको दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली डीसी मोटर के अगर स्पीड कंट्रोल की बात करें तो डीसी मोटर की जो स्पीड है
एनपी, अगर हम इसके ग्राफ में बात करें, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का ये ग्राफ बना रखा है, तो बेसिकली स्पीड रेगुलेशन किसको कह सकते हैं, एन जो स्पीड है मोटर की, अगर सपोज एनपी है, इट मे बी द अप टू द मैक्सिमम एनपी मैक्स और इट मे बी ए मिनिमम एनपी मिन। तो स्पीड रेंज मोटर की क्या हो सकती है, एनपी मिन से लेकर एनपी मैक्स। तो अगर हम स्पीड रेगुलेशन की बात करें, द चेंज ऑफ स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इन प्रेजेंट ऑफ द इन परसेंटेज ऑफ द प्रीसेट स्पीड, देन दैट इज प्रीसेट स्पीड इज सपोज एन। एनपी अगर ये सपोज करो प्रीसेट स्पीड है, तो ये एनपी जो है ये किस पर है, नो लोड वैल्यू। अगर आप फुल लोड अप्लाई करते हैं तो स्पीड जो है आपके ड्रॉप होती है, सपोज ये आपके डेल्टा एन एफ एल का आपके चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन द लोड। तो आपकी जो स्पीड रेगुलेशन है, स्पीड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज डेल्टा एन एफ एल अपॉन डेल्टा एन पी इंटू 100। ये आपके स्पीड रेगुलेशन की डेफिनेशन है। अगर स्पीड रेगुलेशन कई बार मैक्सिमम रेंज से भी देते हैं, शायद यस, स्पीड रेगुलेशन कई बार एनपी की जगह एनपी मैक्स से भी डिफाइन करते हैं। देन स्पीड रेगुलेशन में आल्सो बी डिफाइंड एज डेल्टा एनएफएल अपॉन डेल्टा एनपी मैक्स इनटू 100। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है स्पीड रेंज की। स्पीड रेंज इज द रेशियो ऑफ बेस स्पीड एनपी मैक्स टू द मिनिमम पॉसिबल स्पीड एनपी मिन। यानी जो स्पीड रेंज है इट इज डिफाइंड एज एनपी मैक्स अपॉन एनपी मिन। तो ये तो था जनरल टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं इसकी ओपन लूप ऑपरेशन एंड क्लोज लूप ऑपरेशन की, और उसके बाद हम सीधा जो है इसकी मॉडलिंग पर आएंगे, ठीक है ना। तो ओपन लूप ऑपरेशन की जहां बात कर रहे हैं, द स्पीड वोल्टेज एंड करंट फीडबैक सिग्नल आर रिमूव, देन वाई एंड हेंस द फायरिंग एंगल अल्फा इज डिटरमाइंड बाय द रेफरेंस सिग्नल। अगर हमारे पास इसमें फीडबैक सिग्नल हम सब रिमूव कर दें, तो जो हमारे पास सिस्टम बचेगा इट इज नोन एज द ओपन लूप ऑपरेशन, जहां पर जो आपके फायरिंग पल्सेस है इज टोटली डिपेंड ऑन द रेफरेंस सिग्नल, क्योंकि उसमें कंपेयर करने के लिए वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ आपके रेफरेंस सिग्नल है। रेफरेंस सिग्नल आप इनपुट में दे रहे हैं और रेफरेंस सिग्नल के अकॉर्डिंग ही आपकी फायरिंग पल्सेस जनरेट हो रही है और कंट्रोलर को जा रही है। ये ओपन लूप ऑपरेशन है। बात करें क्लोज लूप ऑपरेशन की, तो स्पीड रेगुलेशन, अच्छा क्लोज लूप ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें स्पीड रेगुलेशन बेटर चाहिए। हमें जो है स्पीड में ड्रॉप कम से कम हो। हमारा अगर लोड चेंज होता है, लोड अगर आपके इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो आपके स्पीड में रेगुलेशन, ये स्पीड में रेगुलेशन मिनिमम हो, है ना। तो वो उसी के लिए हम क्लोज लूप ऑपरेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो स्पीड रेगुलेशन इज ग्रेटली इम्प्रूव्ड इफ ए फीडबैक सिग्नल प्रोपोर्शनल टू स्पीड इज यूज्ड। The control system compares the feedback signal to the reference signal। तो जैसा अपने स्टार्टिंग के जो ब्लॉक डायग्राम में देखा था, ब्लॉक डायग्राम में क्या था कि आपके रेफरेंस सेटिंग से फीडबैक सिग्नल को हम कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद द डिफरेंस, जो डिफरेंस है इट इज नोटेड एज वाई डैश। द डिफरेंस वाई डैश इज एम्पलीफाइड टू कंट्रोल द फायरिंग और ट्रिगरिंग सर्किट इन सच ए वे टू मेंटेन द स्पीड कांस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो सिग्नल है उसको कंपेयर कर रहे हैं, रेफरेंस सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है, उन दोनों की एरर निकाल कर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये क्लोज लूप ऑपरेशन में ही पॉसिबल है ना। एट नो लोड द फीडबैक सिग्नल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेफरेंस वोल्टेज टू yield a certain y dash। अगर प्रीसेट स्पीड सपोज करो, एट नो लोड द फीडबैक सिग्नल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेफरेंस वोल्टेज टू yield a certain y dash, as the motor is loaded the speed tends to fall and the feedback signal decreases so that y dash increases। बेसिकली स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में एक सिग्नल जन रहा है, जनरेट हो रहा है, सपोज इट इज वाई डैश, क्योंकि नो लोड पर स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो आपके कोई ना कोई जो रेफरेंस सिग्नल और फीडबैक सिग्नल का जो कंपैरिजन है, सपोज इट इज वाई डैश। जैसे ही आपने उसको लोडेड किया मोटर को, तो आपके वाई डैश की वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, आपके इट इज एज द स्पिन टेंड टू फॉल द फीडबैक सिग्नल डिक्रीजेस सो दैट वाई डैश इंक्रीजेस। आपके क्या होगा, फीडबैक सिग्नल यानी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो आपकी जो डिफरेंस या एरर है वो इंक्रीज हो रही है।
thus alpha is decreased to increase the motor voltage. तो हमें क्या करना है, अब इसको जो सेट करने के लिए हमें अल्फा को कंट्रोल करना है. तो बेसिकली इन फैक्ट द स्पीड डज नॉट रीच द ओरिजिनल वैल्यू बट स्लाइटली लेस. तो होगा क्या कि जैसे ही आपके वाइडेज इंक्रीज हुआ, अल्फा डिक्रीजेस टू इंक्रीज द मोटर वोल्टेज टेंडिंग टू रिस्टोर द स्पीड टू इट्स ओरिजिनल और प्रीसेट वैल्यू. तो अल्फा उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा कि वापस उसकी ओरिजिनल स्पीड अचीव हो जाए. और जो एरर है, सपोज करो अगर वो एरर एनपी थी, तो एनपी माइनस एन यानी डिफरेंस जो एरर है इट शुड बी मिनिमम. यानी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% सेम कांस्टेंट स्पीड रहेगी, पर जो एरर है, डिफरेंस है स्पीड में, किसमें, आपके अनलोडेड कंडीशन में और लोडेड कंडीशन में, दोनों के बीच में जो डिफरेंस या एरर है वो मिनिमम हो जाएगी. हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल 100% कोई स्पीड में चेंज आएगा ही नहीं, पर जो चेंज आएगा इट इज मिनिमम. यही आपके जो क्लोज लूप ऑपरेशन का एडवांटेज है. अदरवाइज आपके अगर ओपन लूप ऑपरेशन की बात करें तो इसमें जो एरर है स्पीड में, नो लोड टू फुल लोड, वो आपकी उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, डेल्टा एनपी मैक्स एरर बहुत ज़्यादा आएगी. जबकि क्लोज लूप ऑपरेशन में आपके वो जो एरर है वो एरर आपके मिनिमम आएगी. क्लियर है? यस सर. है ना? तो हम आगे इसको और बेसिकली जो एरर है, ये एरर आपके डेल्टा एन सफिशिएंट टू प्रोड्यूस. अगर हम एक स्मॉल एरर भी आती है, क्योंकि हमने वहां पर क्या कर रखा है, कंट्रोल सर्किट में आपके ब्लॉक्स लगा रखे हैं एफ वाई. अगर स्मॉल एरर भी आ रही है तो भी क्या होगा, ये जो एम्पलीफिकेशन के लिए हमने ब्लॉक लगा रखे हैं वो अल्फा को सिग्निफिकेंटली चेंज कर देंगे, तो वो एरर भी रिमूव हो सकती है. यानी अगर आपके स्पीड में हल्का सा भी ड्रॉप आता है तो भी वो जो क्लोज लूप ऑपरेशन है वो उसको रीड कर सकता है कि एरर में स्पीड में चेंज है और एरर को रिमूव करने की कोशिश करेगा. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो क्लोज लूप ऑपरेशन है इट गिव्स द गुड स्पीड रेगुलेशन. देयर इज ए मींस द चेंज इन द स्पीड इज वेरी लेस और एरर इन द स्पीड इज मिनिमम. ये कह सकते हैं कुल मिला के स्पीड कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है ना, ये क्लोज लूप ऑपरेशन. अब क्लोज लूप ऑपरेशन में बात कर रहे हैं स्पीड सेंसिंग. हम कह रहे हैं कि फीडबैक सिग्नल हर जगह काम में ले रहे हैं, उसी की वजह से जो है आपके एरर कम से कम रहेगी. फीडबैक हम लेना चाह रहे हैं, तो फीडबैक लेने का या स्पीड को सेंस करने के 3 मेथड यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं. वी नीड ए फीडबैक सिग्नल विच रिप्रेजेंट द स्पीड in the precise manner. The most obvious method of speed sensing is by means of tachometer. या तो हम शाफ्ट पर जो टेकोमीटर कपल कर रखा है, मैंने आपको कहा भी था उस डायग्राम में, इससे पहले जो आपको डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में 3 तरह के फीडबैक सिग्नल ले रखे थे. एक तो टेकोमीटर के थ्रू, एक आपके वोल्टेज के थ्रू और एक करंट के थ्रू. तो मैं तीनों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्यों 3 सिग्नल लिए हैं. आपको एक सिग्नल से भी काम हो जाएगा. कुल मिला के हमें स्पीड का सिग्नल फीडबैक लेना है. तो फर्स्ट जो आपकी स्पीड का अगर हम बात कर रहे हैं, अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो स्पीड को सेंस करने का मेथड है तो वो तो है आपके टेकोमीटर के थ्रू. जो टेकोमीटर माउंटेड ऑन द शाफ्ट, द टेकोमीटर जनरेट ए वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द मोटर स्पीड with high degree of accuracy which is its main advantage. However, the installation of a tachometer constitute a costly item in the drive. तो पहला मेथड तो जो हो गया वो है आपके टेकोमीटर के थ्रू. आप टेकोमीटर के थ्रू आप उसको जो है फीडबैक सिग्नल को ले सकते हैं. पर ये जो टेकोमीटर वाला मेथड है फीडबैक सिग्नल को सेंस करने का, स्पीड को सेंस करने का, ये कॉस्टली मेथड है. तो दूसरा जो मेथड है चीपर मेथड ऑफ स्पीड सेंसिंग बेस्ड ऑन द मोटर बेसिक इक्वेशन. आपने मोटर की बेसिक इक्वेशन अपन ने पढ़ रखी है कि V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए. तो V एवरेज इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस ई. और ई क्या होता है, ई इज द बैक ईएमएफ के ई फाई ओमेगा एम. तो के ई फाई ओमेगा एम को हमने एन से दिखा रखा है, के ई फाई एन. इन द मेन फील्ड फ्लक्स फाई इज कांस्टेंट, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है तो फाई तो आपके कांस्टेंट हो गया. एंड द रजिस्टिव ड्रॉप आई ए आर ए इज नेग्लेजिबल. अगर हम इस आई ए आर ए को नेग्लेक्ट कर दें देन द एवरेज आर्मेचर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एन. यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दें, ये जीरो हो गई, तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द
बैक ईएमएफ ई, और बैक ईएमएफ में भी आपके फ्लक्स कांस्टेंट है, यानी आपके स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। यानी हम वोल्टेज का अगर फीडबैक ले लें तो भी हम उसको अगर किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके, जो मल्टीप्लायर क्या हो सकता है के ई फाइव, अगर इसे एक मल्टीप्लायर मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो आपके स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकता है। Thus, the armature voltage may be used as the feedback signal represent the speed. This method is cheap because it uses little additional hardware, but it inaccurate because the feedback signal used is not very good representation of motor speed due to the above assumption, है ना। तो ये दूसरा मेथड क्या हो गया कि आप वोल्टेज का फीडबैक ले लें, है ना, पर वो हम उसको बिल्कुल एक्यूरेट मेथड नहीं कह सकते, पर समहाउ इट मे बी रिप्रेजेंट द स्पीड। इसमें भी एक और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। हमने क्या किया कि आई ए आर ए को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लिया। अगर हम इसको भी लेना चाहें, दिस मेथड में भी इम्प्रूव कंसिडरेबली बाय द यूज ऑफ करंट फीडबैक। साथ में अगर करंट का फीडबैक भी ले लें तो V माइनस आई ए आर ए इज इक्वल टू के ई फाई एन, यानी स्पीड, ये फाई तो कांस्टेंट है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द V माइनस आई ए आर ए। आर ए तो आपके एक तरह का मल्टीप्लायर हो गया, तो V माइनस आई ए। तो वहां पर जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाया था उसमें क्या कर रखा है, उसमें करंट का फीडबैक भी ले रखा है। तो करंट का फीडबैक को प्लस कर रखा है, क्योंकि V माइनस आई ए है, बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक है ये। बाकी सारे फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है जो माइनस में आके ऐड हो रहे हैं। पर अगर हम बात करें आई ए की, करंट की, तो करंट इज ए पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल विच इज एडेड टू द वोल्टेज गिवन द रिप्रेजेंट द स्पीड फीडबैक। तो स्पीड फीडबैक को लेने के तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। या तो आप टेकोमीटर के थ्रू सेंस कर लो स्पीड को, या आप वोल्टेज के सिग्नल को कंसिडर कर लो, या आप वोल्टेज के सिग्नल में करंट के सिग्नल को ऐड करके जो उसको आप स्पीड का फीडबैक सिग्नल मान सकते हैं। तो ये आपके तीन मेथड हो गए फॉर द सेंसिंग ऑफ स्पीड। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम्पलीफिकेशन की। अब ये जो सिग्नल आ रहे हैं, ये जो भी एरर आ रही है, स्मॉल एरर डेल्टा एन, तो उसको डेल्टा एन स्मॉल है, उसको जो है एम्पलीफिकेशन करने के लिए आप एम्पलीफायर, जो ब्लॉक दिखा रखे हैं एफ वाई एफ डब्ल्यू, वहां पर अलग अलग जो ब्लॉक दिखा रखे हैं, इट इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का क्या काम होता है? एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द सिग्नल। अगर स्मॉल एरर भी है तो उसको एम्पलीफाई कर सकता है। इसके अलावा ट्रांजिएंट इफेक्ट्स की जहां बात कर रहे हैं तो क्या होता है, क्लोज लूप ऑपरेशन में ट्रांजिएंट किसको कहते हैं? जहां पर भी स्पीड में चेंज आए, यानी सडन कोई डिस्टरबेंस है, सडन कोई आपके जो है वोल्टेज या स्पीड में सडनली चेंज आता है, तो उसको हम ट्रांजिएंट इफेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपके फीडबैक की वजह से हम इस ट्रांजिएंट की प्रॉब्लम को भी रिमूव कर सकते हैं। ट्रांजिएंट यानी आपके स्पीड एकदम से बढ़ना या स्पीड एकदम से कम होना, ये आपके ट्रांजिएंट ऑपरेशन है। ठीक है, यानी आपके स्टार्टिंग और ब्रेकिंग, दिस इज द ट्रांजिएंट कंडीशन। उस केस में आप अगर फीडबैक सिग्नल आपने यूज में लिया है तो आप उसको भी, ट्रांजिएंट की जो प्रॉब्लम है, इट में भी ट्रांजिएंट इफेक्ट को भी आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन इस इक्वेशन पे जा रहे हैं। यहाँ तक जो पढ़ा हुआ सब थ्योरी थी। हेलो? Yes, sir. है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसके मॉडलिंग की, है ना, डीसी मोटर कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो अब हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले हम जो मॉडलिंग कर रहे हैं उसमें सबसे पहले किसकी मॉडलिंग कर रहे हैं? डीसी मोटर की। तो एज्यूमिंग ए कन्वर्टर of a gain Kc has a linear power characteristic, then the output voltage of the converter is भाई Va is equal to Kc into Vr। क्या हो रहा है, हम जो कन्वर्टर या मोटर को जो इनपुट दे रहे हैं वो एक कन्वर्टर के थ्रू दे रहे हैं। कन्वर्टर में भी है चॉपर, कन्वर्टर में भी है रेक्टिफायर। बेसिकली रेफरेंस सिग्नल क्या है? Vr। उसमें एक गेन हमने मान लिया Kc है। जैसे आपने अभी अपन ने चॉपर पढ़ा है, तो चॉपर में Va is equal to क्या होता है? Va is equal to अल्फा इंटू वी, यानी अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, तो वहां पर गेन क्या हो गया? के सी इज इक्वल टू अल्फा। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि जो कन्वर्टर का जो आउटपुट है, जो मोटर के आर्मेचर को करंट जा रही है या मोटर के आर्मेचर को जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो है वी, और वी इज इक्वल टू के सी इंटू वी आर। दिस के सी रिप्रेजेंट द गेन ऑफ द कन्वर्टर, आइदर ए रेक्टिफायर और ए चॉपर। ये सबसे पहले बात तो होगी, वी इज इक्वल टू के सी इंटू वी आर। यहाँ पर ये देखिए डायग्राम दिखा रखा है,
इस डायग्राम में ये आर्मेचर सर्किट है। इस आर्मेचर सर्किट से पहले आपके गेन केसी का कन्वर्टर या रेक्टिफायर या आपके जो है चॉपर कनेक्टेड है, और वीआर जो है इनपुट सिग्नल है इस चॉपर को। तो सबसे पहले हम ये है जो इसकी जब मॉडलिंग कर रहे हैं तो दो पार्ट में इसकी मॉडलिंग करेंगे। फर्स्ट फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डीसी मोटर, देन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द डीसी मोटर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की। तो जब हम मॉडलिंग करते हैं तो बेसिकली हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं उसी को हम मॉडल करते हैं। तो हमने डीसी मोटर की क्या इक्वेशन पढ़ी है, डीसी मोटर की जो इक्वेशन पढ़ी है वो क्या है, V इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस ई ए, यही इक्वेशन हमने पढ़ी है। बेसिकली V इज इक्वल टू एल ए, जो हमारे पास वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो किस किस पे हो रहा है, अगर हम बात करें डीसी मोटर की तो वी ए, अगर ऊपर वाले सर्किट को आप देखो तो V इज इक्वल टू कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपके भाई, एक तो आपने जो आपके लोड है वो बेसिकली एक तरह का क्या है, आर एल ई लोड है, आर एल ई लोड है। तो ड्रॉप कहाँ कहाँ पर है, V इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए इंटू डी आई बाई डी टी प्लस आपके ई तो क्या है आपके बैक ई एम एफ। तो जो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, V इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस ई ए, और जहाँ ई ए क्या है, ई इज बैक ई एम एफ हुज वैल्यू इज के फाई ओमेगा। तो ये दो इक्वेशन तो ये हो गई। तीसरी अगर हम बात करें इस इक्वेशन को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया तो ई ए की जगह आप के ई फाई ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई, वी ए इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस के फाई ओमेगा। और तीसरी अगली नेक्स्ट जो इक्वेशन मशीन की जहां बात करते हैं तो मैंने आपको फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन पढ़ाई थी स्टार्टिंग में। तो फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन में अगर मैकेनिकल इक्वेशन की बात करें मोटर की तो फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन क्या कहलाती है कि T इज इक्वल टू टी एल प्लस जे डी ओमेगा एम बाई डी टी, ये मैंने पढ़ाया था। प्लस इसमें एक टर्म और ऐड कर रखी है बी ओमेगा, और ये जो टर्म है ये बेसिकली रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन टॉर्क। हमने उसको जब मोटर का हमने फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने ये माना था कि मोटर का टॉर्क इक्वल टू द लोड टॉर्क होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में, और ये जो जे डी ओमेगा बाई डी टी है ये डायनेमिक टर्म है, यानी स्पीड में अगर चेंज आता है, यानी आपके ट्रांजिएंट कंडीशन बनती है, स्पीड में आपकी चेंज आता है, स्टार्टिंग या ब्रेकिंग की कंडीशन बनती है तो जे डी ओमेगा बाई डी टी वाली टर्म आती है। अदरवाइज मोटर टॉर्क इक्वल टू द लोड टॉर्क होता है। प्लस बी ओमेगा रिप्रेजेंट द विस्कस फ्रिक्शन और फ्रिक्शन टॉर्क। ये इसका डिटेल में हम नहीं जा रहे, बाकी इसकी डिटेल में आप अगर को पढ़ना है तो फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन को एक बार दोबारा रिवाइज कर लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो दूसरी जो इक्वेशन है मोटर की वो क्या है, T इज इक्वल टू टी एल प्लस जे डी ओमेगा बाई डी टी प्लस बी ओमेगा, और T मोटर का टॉर्क हमें पता है, मोटर का टॉर्क इक्वेशन हमने पढ़ी है, T इज इक्वल टू के ई फाई आई, तो मोटर का टॉर्क के फाई इंटू आई। ये बेसिकली ये वो इक्वेशन है जो हमें पता है, और इन इक्वेशन को हमें मॉडल्ड करना है इन द कंट्रोल सिस्टम। और जब भी हम कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज का तो उसका हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। तो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें तो फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू आर ए आई ए प्लस एल ए डी आई बाई डी टी प्लस के फाई ओमेगा, इसका अगर मैं लाप्लास लेता हूं तो S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी ए एस इज इक्वल टू आर ए आई ए एस प्लस एल ए डी आई बाई डी टी को एस आई एस प्लस के फाई ओमेगा, तो के फाई ओमेगा एस। दूसरी इक्वेशन थी E इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एस, तो ई एस इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एस। तीसरी इक्वेशन थी T इज इक्वल टू टी एल प्लस जे डी ओमेगा बाई डी टी वाली, तो टी एस इज इक्वल टू टी एल एस प्लस जे एस ओमेगा एस प्लस बी ओमेगा एस। और चौथी इक्वेशन थी T इज इक्वल टू के फाई आई ए, टी एस इज इक्वल टू के फाई आई ए एस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक equation of the DC motor in the Laplace transformation or in the S domain assuming zero initial condition। ये क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। भाई अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आगे तो सिर्फ एक तरह से उसको जमाना है ना, उसकी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक में क्या है कि ऊपर बेसिक इक्वेशन थी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है हमने। तो ये इसका मतलब क्या है कि हम मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब उसका कंट्रोल सिस्टम का मॉडलिंग कर रहे हैं किस फॉर्म में, मतलब भैया आप कोई भी सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर डिजाइन करते हैं, है ना। तो आप इसको बेसिकली अगर इसका मेडलैब में हम ऐसा तो है नहीं, इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं, आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा ना। यस सर। हाँ, तो वही चीज है ये आपके एक तरह से कंट्रोल सिस्टम आ गई अब यहाँ पे। यस सर।
है ना, मोटर को कंट्रोल मतलब ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, उसकी कंट्रोलिंग करनी है, कंट्रोलर डिजाइन करना है, ये इसमें यहाँ पर ये चीज है। ओके। कंट्रोल सिस्टम क्यों पढ़ते हैं वो आप अगर उसका अगर आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ी है और आपको पता है कि कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज क्या है या कंट्रोल सिस्टम पढ़ते ही क्यों है, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। वही चीज कर रहे हैं अपन, है ना। कंट्रोल सिस्टम है, किसी भी प्लांट है, उस प्लांट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर डिजाइन किया जाता है, तो उसके बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू मॉडलिंग करके, मॉडलिंग ये चीज होती है कि आप बेसिकली उसी की इक्वेशन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक उस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बेसिकली वो मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से वो ब्लॉक। यस सर। तो ये मैंने यहाँ पर उन चारों जो अपने बेसिक इक्वेशन मशीन की पढ़ी है उसका रिप्रेजेंटेशन किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोला है। तो ये मेरे पास अब ये चार इक्वेशन है। अब आप और सारी इक्वेशन भूल जाएं, ये चार इक्वेशन दे गई, एक तो वोल्टेज की, ईए की, टॉर्क की और टीएस की, और ये दो इक्वेशन तो बेसिकली इसी में वापस आप पुट करेंगे तो मेन इक्वेशन तो दो ही है। इसमें बस ये है कि ई इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एस है और टी एस इज इक्वल टू के फाई आई है। अब मैं बात करूं, अभी इनमें कैलकुलेशन है बेसिकली, है ना। तो सबसे पहले मैं 14.12 और 14.13 इन दोनों इक्वेशन से बात करूं, स्टार्टिंग की दोनों इक्वेशन से, यहाँ से मैं अगर करंट की वैल्यू निकालूं तो आई ए इज इक्वल टू, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, वी ए एस में से ये के फाई ओमेगा एस, यानी इसको क्या कहते हैं ई एस माइनस ई एस, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से आई ए, यहाँ से बेसिकली इसमें से आई ए कॉमन ले लिया, तो आई ए कॉमन लिया तो आपकी क्या बचा आर ए, और यहाँ से बचा एल ए इंटू, आपके आर ए को भी कॉमन ले लिया तो यहाँ से वन कर दिया एल ए इंटू एस प्लस टी ए, जहां पर टी ए क्या है, एल ए अपॉन आर ए। क्या वो कर रहे हैं, इसमें से इन दोनों टर्म में से आपने आई ए को, आई ए आर ए कॉमन ले लिया, तो आई ए आर ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, वन प्लस एस एल ए अपॉन आर ए, तो एल ए अपॉन आर ए को मैंने टॉर्क टी ए लिख दिया, तो वो हो गया टाइम कांस्टेंट, बेसिकली इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट इसका रिप्रेजेंट किया। तो आई ए की इक्वेशन क्या होगी, वी ए एस माइनस ई ए एस आर ए वन प्लस एस टी ए, और ये भी कह सकते हैं वी एस माइनस ई एस की वैल्यू के फाई ओमेगा एस इंटू आर ए इंटू वन प्लस एस टी है। तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन आपके करंट की। दूसरी इक्वेशन मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर स्पीड की, नीचे की जो दो इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन से अगर मैं स्पीड का सिग्नल निकालूं तो स्पीड ओमेगा एस क्या होगा, ओमेगा एस इस वाली इक्वेशन में देखो तो टी एस माइनस टी एल एस, यहाँ से मैंने बी कॉमन ले लिया तो वन प्लस एस इंटू वन बाई बी, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस ये वन एस रह जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली आपने इसमें लास्ट की जो दो टर्म है इस दो टर्म से ओमेगा एस की वैल्यू कॉमन लेकर बी को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपकी क्या बनी, टी एस की वैल्यू के फाई आई एस माइनस टी एल एस बी इंटू वन प्लस एस टी एम इज इक्वल टू जे अपॉन बी, यहाँ पर क्या बचा, एस इंटू जे अपॉन बी था उसको क्या कह दिया टी एम, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट और ऊपर था इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। अब ये जो दो इक्वेशन आई आई ए और स्पीड की, इस आई ए और स्पीड की इक्वेशन को अगर हम ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में जमाएं क्या हो रहा है, अगर आई ए एस की बात करें, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है वी ए माइनस ई ए, यहाँ से हमने ये इनपुट सिग्नल लिया वी ए, सपोज करो ये यहाँ से जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है या ये आ रहा है ई ए, तो वी ए माइनस ई ए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें आर ए इंटू वन प्लस एस टी ए से, तो आर ए इंटू वन प्लस एस टी ए से मल्टीप्लाई किया तो ये करंट सिग्नल बन गया आई ए एस। इस करंट सिग्नल को आई ए एस बन गया ना, तो आई ए एस को अगर हम यहाँ पर आप देखें आई ए एस को के फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई ए एस को के फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन रहा है टी एस इक्वल टू के ई फाई आई ए एस, तो ये हो गया टी एस, और यहाँ से ये टी एल आ रहा है तो टी एस माइनस टी एल, यानी ये वाला सिग्नल बन गया। इसको अगर वन प्लस बी एस टी ओमेगा से बात कर मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम ओमेगा एस, ये ओमेगा एस को अगर हम के फाई ओमेगा एस से बात मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया ई एस। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है इट इज द ओपन लूप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, और ये जो दो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट द दीज टू इक्वेशन। ठीक है, चलो आज अपन यहीं तक करेंगे ओपन लूप तक, इसका एक्चुअली टाइम भी ओवर हो गया है ना। तो हेलो, यस सर। तो ये ओपन लूप का ये ब्लॉक डायग्राम तक आज अपन
कवर करेंगे, क्लोज लूप कल से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ तक कवर कर लें, एक बार यहाँ तक पढ़ लें कि ये दो इक्वेशन, Yes, दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो ये जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है बेसिकली ये ओपन लूप में ही आ रहा है, स्पीड का फीडबैक जो है इट इज इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ब्लॉक डायग्राम तक क्लियर है? हेलो, yes sir. चलिए तो आज आप यहीं तक कर लें, है ना। अपन इसको फिर एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। तो यहाँ तक आप कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ तक एक बार दोबारा पढ़ लें यहाँ पर, है ना। चलिए ठीक है, आज तो यहीं खत्म करते हैं, टाइम अपना होने वाला है। समझ में आया?